कि इस वीडियो में आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में सभी बातों को जान लेंगे। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप क्लास 10th से आगे के बच्चे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको समरी के रूप में, सारांश के रूप में, टू द पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से समझाया गया है। वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो आप जरूर एंड तक देखिए। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण को समझते हैं। जर्मनी दरअसल 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, लेकिन जर्मनी इससे पहले यानी 1870 से पहले जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सब राज्य खुद को एक देश की तरह मानता था और यहाँ पे एकता बिल्कुल नहीं थी, एक जर्मन राष्ट्र नहीं था। तो ऐसे में जर्मनी का एकीकरण किया गया था और किन परिस्थितियों में ही हुआ, क्या कठिनाई थी, वो सब धीरे धीरे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 300 छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी विभक्त था और इनके बीच आपसी प्रेम भी नहीं था, राष्ट्रवाद की भावना भी नहीं थी। तो इसका बहुत सारा कारण था। जर्मनी का जो मुख्य भाग था वो 3 भागों में बांट दिया गया था। जर्मनी को 3 भाग में हम पढ़ने के लिए सहूलियत के लिए 3 भाग में ले सकते हैं, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और मध्य भाग। तो इसमें भी उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, जबकि दक्षिणी भाग में कैथोलिक थे। आपको पता होगा ईसाई का 2 ग्रुप होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। दोनों में नहीं जमता है क्योंकि दोनों एक ही धर्म से अलग हुए हैं और प्रोटेस्टेंट का विचारधारा कैथोलिक के विचारधारा से नहीं मिलता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझा दूंगा उसमें। तो चलिए, तो कुल मिला के इस देश के अंदर देश जैसा कुछ था नहीं, सब टुकड़ों में बटा हुआ था। अब क्या होता है, 1806 ईस्वी में ये नॉर्डिक ट्यूटन प्रजाति का देश जो जर्मनी था उस वक्त, जो टुकड़ों में बटा हुआ था, उस पर फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का राजा। तो फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्चस्व था, फ्रांस का कल्चर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में जो जर्मनी था वो जो 300 टुकड़ों में बटा हुआ था उसको 39 टुकड़ों में कर देता है। तो आपको लगा होगा अरे वाह, नेपोलियन बोनापार्ट तो काफ़ी अच्छा आदमी था, जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने पहला स्टेप दिया। लेकिन नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी का एकीकरण में विलेन था। वो नहीं चाहता था जर्मनी का एकीकरण हो। वो अपना शासन करने के लिए, क्योंकि 300 टुकड़ा रहता तो 300 अलग अलग राज्य पे अलग अलग लोगों को बिठाना पड़ता, इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट को उस देश पे रूल करने में काफ़ी दिक्कत होती। इसलिए उन्होंने 39 टुकड़ों में किसी भी तरह से छोटे मोटे राज्य को मिला के एक राज्य बना के 39 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, क्योंकि अब आगे बिस्मार्क जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए काम आसान हो गया यहाँ से। महत्वपूर्ण व्यक्ति जर्मनी के एकीकरण के लिए जो था बिस्मार्क, जिन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई, इनके बारे में जानते हैं। तो बिस्मार्क दरअसल प्रसा का चांसलर था। अब प्रसा क्या था, तो जर्मनी, मैंने कहा ना जर्मनी एक टुकड़ों में विभक्त था, तो जर्मनी का जो ऊपरी राज्य था, सबसे ऊपरी राज्य वो था प्रसा, और प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। और बिस्मार्क चाहता था कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी एक राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र बने और पूरा जर्मन एक हो जाए, अलग अलग ना रहे। तो प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क, ये रक्त और लौह की नीति अपनाई जर्मनी के एकीकरण के लिए। इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कोई भी कदम अनुचित नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, हर कीमत पे ये जर्मनी का एकीकरण करना। एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क 3 महत्वपूर्ण युद्ध को लड़े, जिनमें 3 डेनमार्क का युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध और फ्रांस का युद्ध। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, या फिर इसमें प्रसा सब जहाँ भी रहे आप समझ जाइए जर्मनी, क्योंकि बिस्मार्क क्या था, प्रसा का चांसलर था। जर्मनी क्योंकि उस वक्त देश था ही नहीं, तो बिस्मार्क प्रसा का था। जब भी प्रसा रहे आप पॉजिटिव सोचिए और जर्मनी को लीजिए, क्योंकि प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। जर्मनी देश तो बाद में बनता है। तो इस तरह से पहला युद्ध डेनमार्क से लड़ता है 1864 ईस्वी में बिस्मार्क। अब समझिए क्या था, दूसरे देश से क्यों लड़ना जब अपने देश का एकीकरण हो रहा हो। तो देखिए, क्योंकि कुछ बाहरी ताकतें थे जो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, जर्मनी एक राष्ट्र बने, क्योंकि टुकड़ों में रहता था वो लोग का फायदा। तो डेनमार्क के साथ युद्ध होता है 1864 में। इस युद्ध के बाद लोग बिस्मार्क पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि इस युद्ध में बिस्मार्क जीत जाते हैं और वो मजा चखा देते हैं डेनमार्क को। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में भी विजय होती है प्रसा की, यानी जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर अगला युद्ध फ्रांस से फाइनल हुआ। दुश्मन था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का ही नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि पहले आपको पता होगा इसके 300 टुकड़ों को काट के 39 टुकड़ों में नेपोलियन बोनापार्ट नहीं किया था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन जिस वक्त ये कांड हो रहा था उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो चुकी होती है और नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राजा रहता है। तो नेपोलियन तृतीय के साथ प्रसा युद्ध करता है, यानी बिस्मार्क युद्ध करता है, क्योंकि प्रसा के नेतृत्व में हो रहा था। यही इंपॉर्टेंट है, बच्चा यही कंफ्यूज होता है, तो आप इसको समझिए। तो फ्रांस के साथ युद्ध होता है। फ्रांस के साथ कब युद्ध होता है, तो ये डेट देख सकते हैं आप। तो इस तरह से फ्रांस को भी इन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन इतने ही दुश्मन नहीं थे बिस्मार्क के सामने। बिस्मार्क के सामने इटली भी था और रूस भी था दुश्मन। तो देखिए, बिस्मार्क को रक्त और लौह की नीति के अपनाने वाले के साथ साथ इनको गुप्त संधि और
के भी जनक माना जाता है। यानी गुप्त संधि, ये जाके अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके पार्टनरशिप कर लेते थे, संधि बना लेते थे। बाद में प्रथम विश्व युद्ध में आप पढ़े होंगे गुप्त संधि भी एक कारण था युद्ध होने का, तो वो आगे के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तब आप समझेंगे। तो गुप्त संधि का जनक भी बिस्मार्क ही था। ये जाके इटली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, क्योंकि एक ज़मीन को लेकर इटली से इसका विवाद था, तो इटली इस तरह से साइड हो जाता है। रूस को भी ये, क्योंकि उस वक्त औद्योगिक क्रांति रहती है, तो इसने बोला था रूस को टेक्नोलॉजी शेयर करने को लेकर रूस के साथ भी ये डील कर लेता है। तो अब युद्ध में रूस और इटली साइड रहता है, क्योंकि अगर ये सब मिलके रूस, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब एक साथ रह के अगर जर्मनी के एकीकरण में बाधक बनते तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। इसलिए बिस्मार्क दिमाग लगा के एक एक करके सबको रास्ता से हटाते हैं, और फ्रांस को जैसे ही हराता है फाइल ख़त्म। अब तीनों दुश्मन समाप्त। अब जर्मनी का एकीकरण का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त हो जाता है, और फाइनली फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। इस वीडियो को आप लाइक भले ही ना करें, लेकिन घर पर जाकर इस चैप्टर को अच्छे से ज़रूर पढ़िए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और डिटेल में आप एक एक बारीकी को समझते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिएगा।